बच्चों का भी ऐसे ही है, बच्चे भी जिस ग्रुप में रहते हैं, इसीलिए टीचर्स को क्लास में ये भी ध्यान देना है कि कौन सा बच्चा किस ग्रुप में बैठ रहा है। आपको ग्रुप डायनेमिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? आप तो बड़े, आपको पता है आपका ग्रुप कौन सा है, आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, आपको पता है, आपको ग्रुप डायनेमिक्स क्यों बताया जा रहा है? बच्चों को चेक करना है क्लास में, उसी जो ज्यादा बात करते हैं वो सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर मान लो कोई अच्छा बच्चा है लेकिन हाँ, या फिर कोई शैतान बच्चा है या कुछ ऐसा बच्चा है जहां आपको लगता है उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अब ये बच्चा उस ग्रुप में पढ़ के वो भी बिगड़ने लग गया है, ऐसा भी होता है। या फिर उसको उठा के जो बच्चे अच्छे होते हैं उसमें बिठा दिया जाता है। तो ग्रुप डायनेमिक्स आपको देखेंगे डायनेमिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये चीज आज तक याद है, मैं 10th क्लास में, हमारी क्लास में लड़की मतलब कि वो चोरी करती थी, टीचर को पता थी लड़की करती, मैंने उसी की ड्यूटी लगा दी कि आज तेरी ड्यूटी है क्लास में चोरी खोलने को, उसको देखना है, वही थी। और उसी की ड्यूटी के बाद उसके बाद तो चीजें स्टॉप हो गई। आई थिंक वो भी एक मैम ने गेम भी करा था, मुझे नहीं पता था। तो चीज अच्छी है, ये चीजें सीखना बहुत। जो बच्चे शरारती होते हैं उसको क्लास का मॉनिटर बना देते हैं, हां ठीक है। हाँ, तो ये चीज है, रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कभी वर्क करती है कभी प्रैक्टिकली नहीं भी करती है, पर देखो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, तुम्हें करके तो देखना पड़ेगा, बिना किए तुम्हें कैसे पता चलेगा, क्या पता कहीं कहीं वर्क कर भी जाता है, ठीक है। कभी उल्टा हो सकता है, फिर आपको ठीक है। तो ये सब चीजें भी होती है, तो उसे देखना पड़ता है। तो ग्रुप डायनेमिक्स यही होता है, ठीक है। बच्चे कौन से ग्रुप में जा रहा है, कभी कभी अच्छा बच्चा गलत ग्रुप में जाएगा। अगर बढ़ते एडोलेसेंट बच्चों की बात करें, अभी हम बीएड वाले एडोलेसेंट बच्चे मिलेंगे आपको 6 ऑनवर्ड, तो बच्चा एक ग्रुप ऐसा है जो ठीक है गलत चीजों में इन्वॉल्व है, और ये बच्चा उस ग्रुप में जाके गलत संगत में पड़ के आपको ऑब्जर्वेशन में दिख ही जाएगा, बच्चे में कुछ बिहेवियर का फर्क आएगा, सारा दिन आपकी आंखों के आगे रहता है बच्चा स्कूल में, आपको भी तो नोटिस हो जाएगा कि कुछ तो अलग है। या पढ़ाई में मन लगाना बंद कर दे, अच्छा बच्चा हो और सडनली पढ़ाई में डिक्लाइन होने लग जाए, मार्क्स डिक्लाइन होने लग जाए, कम आने लग जाए, ठीक है, या क्लास में इन्वॉल्वमेंट कम दिखाने लग जाए बच्चा, किसी ऑब्जर्वेशन पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, ठीक है। तो ग्रुप डायनेमिक्स ग्रुप के पास इतना अटमोस्ट, ठीक है, पावर होता है जो एक दूसरे को जरूरी इफेक्ट करता है ग्रुप में। ग्रुप कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। हमने बोला ना अच्छी लोगों के संगत में जाओगे तो अच्छे हो जाओगे, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, बुरे लोग होंगे जहां ग्रुप में 4 लोग गलत चीजें करते हैं ना, अब 4 लोग शराब पीते हैं, 5वां नहीं पीता, अगर रोज उसी के साथ बैठा तो कितने दिन बच जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। ग्रुप पुश द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है, हो सकता है इंडिविजुअली जो चीजें आप ना कर पाते हो ग्रुप में कर लो, ठीक है, कर सकते हो। ग्रुप कोहेसिवनेस, ये जो ग्रुप जोड़ के रखता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप कोहेसिवनेस। कोहेसिव एक पावर होती है, फोर्स होती है, साइंस वालों को पता है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ठीक है, इसे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होती है जो ग्रुप के लोगों को बांध के रखती है, एक साथ रखती है। फैक्टर्स क्या है ग्रुप डायनामिक्स को जो इफेक्ट करती है? ग्रुप गोल्स, ग्रुप तब तक रहेगा जब तक सबके गोल एक हो, सेम रहेंगे, ठीक है। अगर फिर सबके गोल ही चेंज होने लगे, पर्पस चेंज होने लगे, तो फिर वो ग्रुप नहीं सर्वाइव करता है। इंडिविजुअल गोल से वो भी इफेक्ट करते हैं ग्रुप के गोल को, ठीक है। इंडिविजुअल मान लो किसी का कोई गोल है, 2 का कुछ और है, 3 का कुछ और है, ठीक है। तो इंडिविजुअल है, मान लो मेरा गोल ये है, तो हो सकता है मैं आपको भी मोटिवेट कर दूं उसी तरफ आने के लिए भी, तो हो सकता है। तो ये चीजें हैं। कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप एंड इवन आउटसाइड द ग्रुप, आप ग्रुप में कैसा कम्युनिकेट कर रहे हो और बाहर कैसे कम्युनिकेट, ग्रुप की डायनामिक्स को इफेक्ट करता है। ग्रुप में तो आपने दोस्तों को कुछ और बात बोली, लेकिन बाहर जाकर उसके बारे में कुछ और बोल रहे हो, ठीक है, तो पता चल जाता है। तो ये सब चीजें होती है जो आपके ग्रुप को खराब कर सकता है। साइज ऑफ द ग्रुप मैटर करता है, जब कम लोग होंगे वो ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, बहुत ज्यादा लोगों का ग्रुप होगा ना उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, ठीक है। ग्रुप कोहेसिवनेस वही जो फोर्स जो ग्रुप के लोगों को बांध के रखती है एक साथ यूनिटी में। फीलिंग ऑफ कंपटीशन, ठीक है, फीलिंग अगर ग्रुप में, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन है फिर तो ठीक है, ठीक है, कि मुझे अच्छा करना है, ये आ जाए कि भाई उसका कम करना है, मार्क्स कम करना है, कुछ करना है, तो गलत चीज हो जाती है। ग्रुप एसोसिएशन, ग्रुप में एसोसिएशन कैसा है, जुड़ाव कैसा है, लगाव कैसा है, ठीक है, कैसे एसोसिएट करते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द ग्रुप, ग्रुप में डेमोक्रेसी है या एक का चलता है, एक जो बोलता है सब वही बोलते हैं, ठीक है, या डेमोक्रेसी है, सबको अपना, ठीक है, व्यूज एक्सप्रेस करने की छूट है। हर कोई अपनी बात बोलते हैं, देखो तो होता है जो वही होता है, मतलब सुपीरियर कह लो, जो भी कह लो, उसी के हिसाब से ग्रुप लीडर है ना, उसी के हिसाब से सब हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप मेंबर्स पार्टिसिपेशन एंड लॉयल्टी, ठीक है, आप अपने ग्रुप में कितना लॉयल हो वो मैटर। वही मैं बोला
आप उसको तो कुछ और बोल रहे हो पर उसके बारे में जाके बाहर कुछ और बोल रहे हो, तो डिलॉयलिटी है, ग्रुप मेंबर्स का पार्टिसिपेशन है, ये सब चीजें होती है। गेम्स एंड ग्रुप डायनेमिक्स, ठीक है, गेम्स एंड ग्रुप डायनेमिक्स। गेम जब आप करोगे ग्रुप्स के बीच में तो क्या होगा, क्या सीखने को मिलता है, टीम बिल्डिंग होती है, ठीक है, ऑन बोर्डिंग एक्सरसाइजेस होती है। ऑन बोर्डिंग एक्सरसाइजेस मतलब जैसे ग्रुप में है नई कुछ एक्टिविटी करो तो ब्रेक द आइस बोलते हैं ना, मोनोटोनस सा कुछ चल रहा है उसको ब्रेक करके कुछ नया नया एक्सपीरियंस करना। इनोवेटिव एक्सरसाइजेस होती है, नई होती है, ठीक है। और फोस्टिंग एंगेजमेंट एक्सरसाइज, गेम्स में जो ग्रुप एक्टिविटी होती है तो जो आपकी एंगेजमेंट है वो बढ़ती है, ठीक है, बढ़ते हैं। तो ये चीज है आपका ग्रुप डायनेमिक्स। तो मैं ग्रुप में एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे का बिहेवियर दूसरे को कैसे इफेक्ट करता है, और यहाँ पे क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि जाके आप अपने बच्चों को क्लास में ऑब्जर्व कर सको। हर क्लास में बच्चों का एक ग्रुप होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, बच्चों का ग्रुप होता है, तो उसको आपको देखना है, ठीक है, और कैसे इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को वो भी देखना है। और आपको पता भी चल जाएगा 2 महीने में, अप्रैल में अगर आप ज्वाइन करते हो जैसे स्कूल में, समर ब्रेक तक आते आते आपको पता चल जाता है कौन सा ग्रुप है और कौन किसको कैसे वो करता है, ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, बच्चों कैसे निगोशिएट करते हैं, ठीक है, और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। तो ये शॉर्ट नोट में ही आएगा, पर देख लो कभी लॉन्ग में नहीं आया होगा, ठीक है, तो शॉर्ट नोट में आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट मैंने बोला वही चीज होती है जहां पे पेरेंट्स को इन्वॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है, कुछ ऐसा मेजर हो जाए देखो तो अलग बात है, छोटी छोटी जो लड़ाई होती है बच्चों की तो उसमें भी पेरेंट्स आजकल इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, ठीक है, वो गलत बात है, उनको हैंडल करना तो अपने उनको पता रहेगा कि हमारे सपोर्ट में कोई है ही नहीं, तो सीख जाएंगे मैटर रिजॉल्व करना। तो फिर ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बड़े होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, तो पेरेंट्स की शक्ल देखते रहते हैं कि ये आएंगे सॉर्ट आउट करने बड़े होने के बाद भी, ठीक है, तो इतनी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। बच्चा अगर खेल रहा है लड़ रहा है किसी से, लड़ने दो, देखो कैसे रिजॉल्व करते हैं, उनको भी पता है कल को आके इसके साथ ही खेलना है, ठीक है ना, तो उसको भी पता है कि यही मेरा फ्रेंड है, कल को आके मुझे इसके साथ ही खेलना है, तो उनको अपने आप रिजॉल्व करने दो। कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, देखो हर पर्सन के सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका एक जैसा नहीं होता, तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है। मुझे लगेगा कि नहीं मेरी सोच सही है, आपको लगेगा आपकी सोच सही है, मुझे लगेगा मैंने जो जैसा बिहेवियर शो किया वो सही है, ठीक है, वो बोलेंगे उनका सही है, तो यही होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब इस कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। कभी कभी तो क्या होता है जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दबाजी मतलब जिससे किसी ने कुछ बोला और हम डिसएग्री कर गए, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लड़ाई में बदल जाती है, ठीक है। वो कभी हम मतलब इतना पेशेंटली सुन नहीं रहे होते हैं, या हम गुस्से में हैं, या हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का तरीका होता है वहां पे लड़ाई हो जाएगी। और जब मैच्योरली आप हो तो आप फिर एक मैच्योरिटी आने के बाद ना आप दूसरे के डिसएग्रीमेंट को भी रेस्पेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक है, दैट्स वे यू थिंक ना, दिस इज द वे आई थिंक, ठीक है, मैं ऐसे सोचती हूँ आप ऐसे सोचते हो, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, या तो आप मैच्योरली उसको डील करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, या तो फिर वहां पे अगर बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट होती है तो फिर आगे लड़ाई हो जाती है उस चीज पे, तो ऐसे भी होता है। इमोशन को आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना, अपने आप को, दूसरे को नहीं कर सकते, अपने आपको तो पता है ना, ठीक है, तो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, जहां लगे कि अब ज्यादा होने वाला है कंट्रोल, जब आपको लगता है कि नहीं अब इससे आगे बोलूंगा तो फिर लड़ाई है, बड़े होने पर इतना तो पता ही रहता है कि अब इसके आगे बोले तो फिर काम खराब है ना, हमें भी पता होता है, ठीक है, हम कैसे हैं, गुस्से वाले हैं, कैसे हैं, नेचर हमारा कैसा है, हमें पता है कि इसके आगे बोले अब तो लड़ाई है, कट ऑफ, ठीक है, मैच्योर हो जाता है तो हमें पता है कि बस चुप लगाओ, खत्म, थोड़ी देर बाद ही अपने आप शांत हो जाएगा। ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, अगर दोनों बोलते ही रहेंगे ना फिर वो चलता रहेगा, फिर किसी ना किसी को चुप ही होना पड़ता है, तब जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, वो खत्म होती है। तो अलग अलग तरीका है, हमें बच्चों का हम देखते हैं, बच्चों के लिए क्या है, हम तो समझ जाते हैं कि मेरा ये नेचर, आप इसके आगे बोलिए या बोला तो फिर लड़ाई है, तो हम अपने आप को कंट्रोल, इमोशन को आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमने वहां पे कंट्रोल भी कर लिया।
लेकिन बच्चों के लिए इमोशन को आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी अगर बच्चे का ऐसा कोई बिहेवियर सामने निकल के आता है तो हमेशा उनको सिंपैथेटिकली ऑब्जर्व करना चाहिए। कोई आप उसके लिए कोई ओपिनियन बना के उसको ऑब्जर्व मत करो, ठीक है, सिंपैथेटिकली ऑब्जर्व करना है, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, लेवल को डिटरमाइन करना है। ठीक है, ये जो हो रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट का लेवल क्या है, अगर छोटी मोटी लड़ाई है तो कोई बात नहीं है, लिमिट में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो फिर टीचर को इंटरफेयर करना पड़ता है। अब टीचर को बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि वो सोच सकता है जो उसको ठीक लगे, पर जब हम टास्क करते हैं ना सोचने के बाद करना भी होता है, उसमें लिमिट चाहिए। हमेशा काम ऐसा करो जिससे दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, ये सब चीजें सिखाना बच्चों को जरूरी है ताकि वो दूसरे की आइडियाज को भी रेस्पेक्ट करना सीखे। और बच्चों को सिखाना है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिना लड़ाई के बिना अटैक के करना सीखे। बात से भी बात बनती है, बात से भी बात सॉल्व होती है, ये चीज सिखाना जरूरी है। लेकिन छोटे बच्चे, हम अपना टाइम देख लो, रिमोट के लिए इतना लड़ते थे, पहले घरों में एक ही टीवी होता था। मैं तो फिर मिडिल चाइल्ड हूँ, मैं इतना नहीं लड़ती थी, मतलब मेरा इतना नहीं था। मेरे जो बड़ा ब्रदर था और मेरी जो छोटी सिस्टर थी रिमोट के लिए लड़ते थे, और क्या लड़ते थे दोनों के दोनों। पेरेंट्स के आने के बाद वो शांत भी हो जाते होंगे। हाँ, वो तो हो ही जाते हैं। पता ही हमें देते होंगे कि पेरेंट्स। हाँ, वो सबका वैसे ही रहता है। मैं कह रही हूँ यहाँ जो हम सिखा रहे हैं कि बच्चों को सिखाए कि बात से बात बनती है, वही मैं कह रही हूँ। वो सिनेरियो मेरे सामने आ जाता है, फिर नहीं समझ में आता कि बात से बात बनती है, वो बच्चों को नहीं समझ में आता। ठीक है, हाँ, तो तुमने कैसे होता है कि मैं जीतूं नहीं, हाँ मैं जीतूं, बस ये होता है। ठीक है, फिजिकल और वर्बल अटैक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो इतना जहर बोलते ही इतना तीखा कि भाई लगता है मार मिले तो पेन कम होता है, होते हैं ना कुछ लोग, तो बोलेंगे इतना खराब बोलेंगे ना बस कि लग जाता है, बुरा लग जाता है ना, तो वो बोल सकते हो कि कैपेसिटी इतनी अच्छी है बोलने की, खराब बोलने की, है ना, तो होता है। तो बच्चों को अगर पहले से ये सिखाया जाएगा ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिस्पेक्ट करो, इतना बुरा बुरा किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत बुरा बोलते हैं, बहुत बुरा। बच्चे भी कहते हैं बाहर आ बाहर नहीं वो तुम की तरह सीधे किसी का सुना होगा बड़ों को। बाहर में थोड़ी सी लड़ाई होती है कि सीधा हाथों पे कुछ जाते हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। नहीं, और स्कूल के बच्चों में भी आजकल कितने न्यूज़ आते हैं, 12th के बच्चे बाहर लड़ाई कर रहे हैं स्कूल के। स्कूल के बाहर बड़े होते हैं, टीचर्स के सामने बड़े बच्चे। एक बार तो मैं कहीं जा रही थी, इधर स्कूल है, स्कूल के बड़े बड़े बच्चे और मार रहे थे एक लड़के को, और 4-5 लड़के स्कूल के ही थे, 12 के होंगे, बड़े बड़े थे। इतना मार रहे उसको छोड़, रोड से जो लोग जा रहे हैं वो जा रहे थे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। और मैं अकेली जा रही थी, फिर भी मैंने डांटा, इतने बड़े बड़े बच्चे थे तो एक बार बोलने में उतने एग्रेशन में, फिर भी मैंने बोला मैं इसको छोड़ोगे नहीं ना मैं पुलिस बुला दूंगी, फिर छोड़ के भागे उसको। तो ये इतना बुरा हाल है, मतलब एक बच्चे को पकड़े और किसी का बच्चा ही है ना, वो तो इतना बुरी तरीके से उसको मारे, इतना बुरी तरीके से मारे। और बाद में स्कूल वाले कहेंगे हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, स्कूल के बाहर की बात है, तो जिसका बच्चा है लॉस उसका है, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। 4-5 मिलके एक को मार रहे थे और रोड पे लोग जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, कोई रोक भी नहीं रहा, जेंट्स लोग भी तो बाइक से जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चा है, मुंह है, तो मुझसे तो बर्दाश्त के बाहर है कि मेरे सामने एक बच्चा है, उसको 4-5 स्कूल ड्रेस में है, पीठ पे स्कूल बैग है और मार रहे हैं उसको। बाहर होते तो शायद मैं भी, क्या मुझे क्या पता, 12th के बच्चे इतने हाइट होती है, बड़े बड़े होते हैं, है ना, हमें नहीं पता चलेगा कि बाहर के लोग हैं, कौन लड़ रहा है। स्कूल ड्रेस में है, स्कूल की बैग है, उसमें लड़ाई कर रहे हैं। तो फिर उनको बोला हमने, तो वो छोड़ के भागे। स्कूल में कुछ होता है ना, फिर वो बाहर कैरी आउट ना, फिर स्कूल में नहीं कुछ कर सकते तो फिर वो बाहर ये कहते हैं बाहर में। बच्चे तो स्कूल में भी स्टार्ट हो जाते हैं टीचर्स के सामने, टीचर रोकती रहेगी और रुकेंगी नहीं, एक दूसरे को मारने को ज्यादा ही वो तो चलो फिर भी है, कंट्रोल कर लेंगे, पीटीआई है, जेंट्स टीचर है, पकड़ेंगे कर लेंगे, लेकिन ये तो बाहर जा के लड़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। बेटा तो नर्सरी में उसकी टीचर ने मुझे कंप्लेन करी कि
आपका बेटा मैम कुकम्बर लेके नहीं आता, जो लंच में वो फ्रूट हाँ। ब्रेक होता है, हाँ। उसकी मैंने वो एक दिन उसकी लंच बॉक्स में एप्पल के साथ ब्रेक को दे दिया। हाँ। किसी अनदर स्टूडेंट को पसंद होगा बहुत ज्यादा, उसने अपना तो फिनिश किया, इसका भी निकाल लिया, वो लड़की थी इसलिए उसकी छोटी पूरी थी। वो नेचुरल इनहेरेंट वो आया ना, नेचुरल इनका वो है, एक्सप्रेशन है उसका। ये मेरी चीज है, तुमने टच Touch किया किया। छोटे में। मेरे सॉरी आपका बेटा मैम ऐसे तो कभी घर पे किया नहीं है, घर में किसी ने छीना नहीं ना, सब देते हैं, पूछ-पूछ के खिलाते हैं। ठीक है, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है बच्चों का कि मेरी चीज छुई तो कैसे तुमने ले लिया। हाँ, वो लेके पूछ कर छोटी को भी किसी बच्ची के देख के ठीक है, तो ये सब चीजें वही हम बोल रहे हैं कि जितना हो सके समझा सकते हैं उसको समझानी चाहिए, ताकि वो जो सीन मैंने बताया कि बाहर चल के ऐसे बच्चे बाहर ये ना करें। जगह हम उनको हम ये सिखाएंगे बच्चों से कि बात से बात हो सकती है, सॉल्व हो सकती है, एब्यूजिव होने की जरूरत नहीं है या अटैकिंग होने की जरूरत नहीं है। अगर समझा हुआ रहेगा बच्चा, अगर बचपन से चीज समझा के रखेंगे तो बड़े होके ऐसा तो नहीं होगा कि 4-5 मिलके एक बच्चे को बाहर मार रहे हैं स्कूल में। ठीक है, तो वो नहीं होगा। अवॉइड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फॉर अदर चिल्ड्रन। ठीक है, उसको डायरेक्शन दो पर उसकी प्रॉब्लम खुद मत सॉल्व करो, लेट देम हैंडल। ठीक है, उनको सॉल्व करने दो, उनको बोलो सॉल्यूशन अपने आप ढूंढो और अपने आप इम्प्लीमेंट करो, गाइड कर दो पर डायरेक्टली हैंडल करने की जरूरत नहीं है। जनरल प्रिंसिपल्स फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कैसे आप बच्चों की कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करोगे। बच्चों के मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है या लड़ाइयां हैं, उनके मन में जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मेडिटेट एंड कोच, उनको बोलो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से मन शांत होगा, समझेंगे, और कोच, उनको हम गाइड कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं। ठीक है ना, हम कोच बन के उनका साथ दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। लिसन टू ऑल साइड्स विदाउट जजिंग। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो गई बच्चों में, आप क्या करोगे, आप बिना जज के कि ये बच्चा अच्छा है तो तुम ये मत सोचो कि नहीं करेगा, है ना, क्या पता उसने इनिशिएट किया हो। पहले बातें सुनो, इसलिए दोनों की बातें सुनो, नहीं तो जो अच्छा बच्चा होता है टीचर की नजरों में वो चाहे मार भी देता होगा ना तो दूसरे को ही डांट पड़ जाती है। कि शरारती होगा वो तो ऐसे ही बदनाम है, तो उसी को डांट पड़ेगी। जो अच्छा रहेगा ना कि शांत से, क्या पता उसी ने किया हो। टारगेट बेस्ड स्टूडेंट्स टारगेट, और वही तो कह रहे हैं, वो बुरा करके ना, हाँ, वो जो सब टीचर डांटते थे तो उसका ऐसा हो जाता है कि वो नहीं भी कुछ करेगा तो भी उसी का नाम माइंडसेट रहता है कि अब माइंडसेट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बच्चे में भी बहुत ज्यादा गलत है, बच्चे को भी लगता है कुछ भी हो गया तो मेरा ही नाम लगा देते हैं, मुझे ही बोल देते हैं। क्लास के बाहर कुछ होता है तो भी वो टीचर्स आ जाते हैं, पीटीए टीचर्स होते हैं, तो वो आ जाते हैं कि तुम्हारी क्लास का बच्चा भी होगा, लेकिन बेचारा ने चाहे कुछ किया हो चाहे ना किया हो। किसी इलाके में जो है उसको पुलिस वालों को पता नहीं। सपोर्ट चिल्ड्रन टू वर्क थ्रू डिफिकल्ट फीलिंग्स। ठीक है, बच्चों की जो डिफिकल्ट फीलिंग्स होती है, किसी के लिए जेलसी, मारने का मन करना, और ये सब चीजें जो आती है, उन फीलिंग्स को समझना, उसको दूर करने की कोशिश करना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो ठीक है उस चीज की वजह से आई है तो उसको दूर करने की कोशिश करना, उसको मैनेज करना सिखाना। गुस्सा अगर है तो मैनेज करो, इमोशन को कंट्रोल करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आए लड़े और सीधा उसके नाक पे मारा और खून निकाल दिया, ये सब नहीं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के उसको समझाना पड़ेगा, उसको गाइड करो, पर उसको अपने आप भी सिचुएशन हैंडल करने देना चाहिए। तो यहाँ पे चैप्टर 2 आपका ओवर होता है। ठीक है, यूनिट 2 इज कंप्लीटेड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यूनिट 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, 1 इज कंप्लीटेड एंड 2 इज आल्सो कंप्लीटेड। ओके मैम। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट ब्रो यूनिट 3 लर्निंग। थॉर्नडाइक क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, थॉर्नडाइक थ्योरी है एक लर्निंग की, एक क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग का डिफरेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है, आता ही, आप समझ लो ये 100% फिक्स क्वेश्चन है। क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता ही है। पेज नंबर कितना है मिस? यूनिट 3 का क्वेश्चन है ये, टॉपिक पढ़ेंगे अभी इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैवलॉव और स्किनर की थ्योरी, पैवलॉव और स्किनर की थ्योरी देखिए।
अभी है, अभी तो सेकंड टॉपिक है, अभी फर्स्ट टॉपिक नहीं है, अभी हम करेंगे। फर्स्ट टॉपिक नहीं है, पीछे है थोड़ा। मैं बता रही हूँ आपको, इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे पेपर का, जो फिक्स है, मतलब 100% फिक्स समझो कि आता ही आता, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पैवलोव और स्किनर का सिद्धांत देखो। ठीक है, पैवलोव नाम है उनका और स्किनर। लर्निंग पहले देखते हैं, लर्निंग क्या होती है, हिंदी में अधिगम बोलते हैं। लर्निंग नहीं पढ़ी हमने, इंटेलिजेंस पढ़ा था, है ना। लर्निंग अभी पढ़ी। मीनिंग क्या है? हाँ, पैवलोव का क्लासिकल और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैम पेज नंबर अभी बता दो, अभी तो यूनिट 3 इंग्लिश की बुक में 128 पेज नंबर 128 ओके थैंक यू। लर्निंग पढ़ेंगे ना, लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है, ये सब चीजें। कितने पेज पे? हिंदी 142 हिंदी में और इंग्लिश में 128। ठीक है, 123 हिंदी, 128 इंग्लिश। लर्निंग के अलग अलग डेफिनेशन है, एक दो हम डिस्कस करते हैं। गेट्स एंड अदर्स ने बोला है, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, लर्निंग क्या है, ये हमारे बिहेवियर में ऐसा मॉडिफिकेशन जिसके लिए हम एडजस्ट हो सके उसके साथ, वो लर्निंग हम सीखते हैं। ठीक है, हम सीखते हैं चीजें कैसे करनी है। आफ्टर बर्थ आपको कुछ भी नहीं आता, फिर खाना खाना सीखते हो ना, क्योंकि एनवायरमेंट में सरवाइव करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलना सीखते हो क्योंकि चलना जरूरी है। ठीक है, आप लिखना सीखते हो कि राइटिंग जरूरी है, रीडिंग सीखते हो, सब कुछ सीखते हो ना, क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए पैसे कमाना सीखते हो, जॉब करना सीखते हो, स्किल्स सीखते हो, क्यों? ये सब हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो लर्निंग है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें है ना, उसको सीखना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लर्निंग। चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग और क्या होता है? ठीक है, गॉनबैक्स कहते हैं कि लर्निंग इज शोन बाय अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लाइफ में जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता जाता है, हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है वही लर्निंग है। अब मतलब लाइफ से हमने ये सीखा, दैट इज लर्निंग। ठीक है, दैट इज लर्निंग। वुडवर्ड कहते हैं लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेस। जहां आप नई नॉलेज सीखते हो और नए तरीके से रिस्पॉन्स करना सीखते हो सिचुएशंस को। मैंने बोला ना, बचपन का टाइम होता है लड़ झगड़ के एक रिमोट के लिए, बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी हादसे हो जाते हैं और हम इतना रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सिचुएशंस को नए तरीके से रेस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, ये सारी लर्निंग होती है। पैवलोव ने क्या बोला है, लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनर लगाते हो ना बाल में, अरे सुना तो होगा ना, बाल में लगाते हो ना कंडीशनर, क्यों लगाते हो? स्मूथ करने के लिए। ठीक है, ये नरिशमेंट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पैवलोव के हिसाब से लर्निंग है वो हैबिट जो उसको नरिश करने के बाद, ठीक है, बनती है ना, वो है लर्निंग। ठीक है, पैवलोव कहते हैं। अब लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अधिगम की, ठीक है, विशेषताएं क्या है? लर्निंग हमेशा पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड होती है। आप कुछ भी सीख रहे हो ना, उसका पर्पस है। ठीक है, तो लर्निंग हमेशा पर्पसफुल होती है, ऐसे ही नहीं आप कुछ करते हो, लर्निंग हमेशा पर्पसफुल होती है। चलना सीख रहे हैं ना, तो उसका भी पर्पस है। लिखना सीख रहे हो तो उसका पर्पस है। ठीक है, हर चीज का पर्पस होता है। द स्कोप ऑफ लर्निंग इज टू वाइड टू बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। लर्निंग का स्कोप बहुत बड़ा है, लाइफ में बहुत कुछ है सीखने को। ठीक है, नेवर एंडिंग है। अभी देखो लाइफ में कितनी कुछ चीजें हैं, कितनी स्किल्स है, हम कितना सीख पाते हैं। हम जो काम की चीजें, एक तो एक कुकिंग जरूरी होती है पेट भरने के लिए, वो सीख लेगा कोई, कपड़े धोना सीख लेता है, वॉशिंग यूटेंसिल क्लीन करना सीख लेता है, जो डेली हैबिट्स हमारे काम किया। और एक प्रोफेशनल स्किल हमारे पास होती है जिसकी बदौलत हम जॉब करते हैं, मनी अर्न करते हैं, अपना लिवलीहुड अर्न करते हैं। उसके अलावा दुनिया में देखो कितनी सारी स्किल्स है, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, ठीक है, गेम्स खेलना है, सर्फिंग है,
बहुत सी चीजें हैं, क्या हम सब कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, हमें आती ही नहीं, हमें नहीं आती है ना, नहीं आती है। तो लर्निंग एक बहुत बड़ा टर्म है जिसको एक्सप्लेन करना वर्ड्स में बहुत मुश्किल। सीखने को तो बहुत कुछ है लाइफ में, आप सीखना चाहो तो बहुत कुछ है लाइफ में सीखने को। क्या हम सीख पाते? फिशिंग है, हमें तो फिशिंग भी नहीं आती, हम तो सिटीज में रहने वाले हैं, हमने तो फिशिंग मशीन कभी करी नहीं। गांव के बच्चों को देख लो, फटाफट जाएंगे बारिश के मौसम में, फिशिंग मशीन सब आती है उनको, छोटे छोटे बच्चों को आती है फिशिंग, ठीक है। हाँ, और ये इतना सा कांटा होता है उससे भी पकड़ लेंगे, ठीक है, तो वो कर लेते हैं फिशिंग, उनको आती है। छोटे छोटे बच्चों को जो चीजें पता है ना, हम शहर वालों को पता ही देखा ही नहीं है, नेचुरल एनवायरनमेंट में तो हम लोगों ने अडॉप्ट ही नहीं किया है, तो वो सब चीजें हो जाती है। तो लर्निंग बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है, उस पे हम नहीं वो कर सकते। लर्निंग प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर एनी एडजस्टमेंट और एडाप्टेशन में भी नेसेसरी। एडाप्टेशन एडजस्टमेंट के लिए जो भी एडाप्टेशन चाहिए ना, लर्निंग आपको हर चीज के लिए तैयार कर देता है। मैंने बोला ना, लर्निंग हो जाती है जब आप सीखते हो ना चीजों को। तो एक वर्ड में बोले तो मोह माया से मुक्त, लास्ट में जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं ना, धीरे धीरे मोह माया छूटती जाती है। वो तो छोटे से रिमोट के पीछे, जैसे वो अपने उसने क्या अभी एग्जांपल दिया, उसका कुकुम्बर खा लिया तो चोटी खींच दी, बाद में तो प्रॉपर्टी भी आदमी लेके चले जाते हैं, कोई बात नहीं, कर्मा देखा जाएगा, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये चीज है, कोई बात नहीं भाई, तू और ले ले। देखी जाएगी, हाँ देखी जाएगी, हाँ कोई बात नहीं। लर्निंग एक प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स और इन्वॉल्व्स डिफरेंट मेथड्स। लर्निंग अलग अलग मेथड से होता है, अलग अलग प्रोसेस से सीखने की चीजों को, ठीक है, तो ये होता है। लर्निंग डज नॉट इंक्लूड चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ मैच्योरेशन, फटीग, इलनेस और ड्रग्स। अब इसकी वजह से जो बिहेवियर आता है ना, उसको हम लर्निंग में नहीं लेते, कि ड्रग्स लेके कुछ उठपटांग हम बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसको लर्निंग में नहीं लेंगे, ठीक है। थकान की वजह से, बीमारी की वजह से, इन चेंजेस को हम लर्निंग में नहीं लेते, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट वही चीज होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या है, सिद्धांत क्या है लर्निंग के, अधिगम के सिद्धांत क्या है, ठीक है, हिंदी में होगा, देखिए अधिगम के सिद्धांत क्या है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग हमेशा एक एक्टिव प्रोसेस होता है। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। मुझे कोई कुछ सिखा रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे यॉर्निंग कर रही हूँ, मैं इधर कर रही हूँ, मैं एक्टिव हुई नहीं, नींद आ रही है, मैं थकान शो कर रही, मैं सीख लूंगी क्या? मैं नहीं सीख लूंगी। दोनों तरीके से आपको एक्टिव होना पड़ता है, ठीक है, लर्निंग के लिए। लर्नर अपने सेंसरी इनपुट डालता है, अपने सेंसर उसको यूटिलाइज करता है, देखता है, सुनता है, ठीक है, अपनी क्वेरीज को पूछता है, बोलता है, तब जाके आपकी वो लर्निंग कंस्ट्रक्ट होती है, ऐसे तो नहीं होगी। आपको एक्टिवली, ठीक है, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लर्निंग हमेशा न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से लिंक करती है। 6th क्लास में आपने जो पढ़ा था, 7th क्लास में आप नया पढ़ रहे हो, तो पुराने नॉलेज से नया नॉलेज लिंक होगा तो ही आपकी लर्निंग होगी। पीछे का भूल गए और नई चीज पढ़ रहे हो, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। वर्ड सीख रहे हैं तो लेटर ही भूल गए, तो लर्निंग होगी? नहीं होगी, ठीक है। लर्निंग रिक्वायर्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इसमें वर्ड्स भी, सिंबल्स, नंबर, इमेजेस सब समझना होता है। ऐसा नहीं कि खाली आपको वर्ड समझना है। पिक्चर, उसका क्या मतलब होता है, सिंबल्स होते हैं, प्लस ऐसे लगा दिया तो प्लस है, सिंबल्स भी समझने हैं, ठीक है, इमेजेस को भी देख के समझना है, तो इस साथ लर्निंग होती है। उसको लर्निंग बहुत सारे फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे बैकग्राउंड नॉलेज कैसा है, ठीक है, पहले से आपको कितना आता है, थिंकिंग आपकी कैसी है, थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, लिंग्विस्टिक, ठीक है, कैसा है, लैंग्वेज आपकी कैसी है, कल्चर कैसा है, और सोशल बैकग्राउंड आपका कैसा है, ये सारी चीजें आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेंगी, ठीक है। अब मतलब सोशल, अच्छा मुझे एक बताओ, सोशल बैकग्राउंड कैसे लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है? सोशल बैकग्राउंड कैसे सोसाइटी से आते हो, ये आपकी लर्निंग को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है? मैम जैसे कि अगर हम आते हैं कि किसी विलेज एरिया से आते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये होता है कि गर्ल्स को ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता, कम उस पे रख देते हैं कि नहीं यहाँ पे हाँ, लड़कों को पढ़ाएंगे, ठीक है, गर्ल्स की मैरिज के बारे में ज्यादा पहनावे का भी फर्क पड़ जाता है, गर्ल्स की वो विलेज की लड़कियां होती है उनका पहनावा ज्यादा होता है, बॉयज में चेंजेस हो जाती है। जैसे हम पर सीखने में कैसे फर्क पड़ेगा सोशल वो बैकग्राउंड से? पेरेंट्स रोक देते हैं कि बस हो गया तुम्हारा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, किस किस सोशल बैकग्राउंड से आप आते हो, कहीं ना कहीं लर्निंग को आपके इफेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज होती है। सोशल बैकग्राउंड कैसा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लर्निंग इन्फ्लुएंस बाय इमोशनल स्टेट, बिल्कुल आप बहुत उदास हो, सैड हो, किसी चीज को लेकर परेशान हो, उस टाइम में जबरदस्ती आपको बिठा के पढ़ाऊंगी, लर्निंग ऐसी होती है, आप पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते। तो इमोशनल स्टेट भी मैटर करता है, ठीक है।
सोशल इंटरेक्शंस मैटर करेंगे आपके। ये फोन चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो गया? स्विच ऑफ होने वाला है, मेरे 5%। अच्छा, इंटरपर्सनल रिलेशन और कम्युनिकेशन विद अदर्स कैसा है आपका इसमें? कम्युनिकेशन विद अदर्स कैसे है? देखो, अगर मैं आपको सिखा रही हूँ, आपका अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप मुझसे क्वेरी करोगे, पूछोगे ना कि मैम ऐसा नहीं समझ आया, बता दीजिए, या मैम ये चीज आई है मेरे मन में, क्वेरी इसको रिजॉल्व कर दीजिए। जो बोलता नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं करता, चुपचाप सुनेगा, चला जाएगा, समझ में आया तो, चाहे नहीं आया तो। ये सब चीजों का भी फर्क रहता है, ठीक है। लर्नर्स मोटिवेशन, सीखने के लिए लर्नर को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। लर्नर जब तक मोटिवेट नहीं होगा वो कुछ नहीं सीख सकता, इसलिए आपके स्कूल के जो बच्चे होंगे उनको मोटिवेट करना जरूरी है सीखने के लिए, ठीक है। बिना मोटिवेशन के नहीं सीख पाएंगे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों, इंट्रिंसिक होती है जो बच्चे को अंदर से मोटिवेशन आता है, इंटरेस्ट आता है, जो मुझे करना है, और एक्सट्रिंसिक आपको बाहर से भी पुश करना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। तो मोटिवेशन। लर्नर्स परसिस्टेंट एफर्ट्स, लर्नर कितना एफर्ट ले रहा है लर्निंग के लिए, बहुत मैटर करता है, ठीक है। डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट चैलेंजेस, इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट रिजल्ट्स इन रिगोरस लर्निंग, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट उसका कैसा है, ठीक है, बच्चा कितना एफर्ट ले रहा है, ये सब चीजें उसके लिए लर्निंग मैटर करेगी। लर्नर्स नीड एप्रोप्रिएट सपोर्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो बच्चे को चाहिए होगा, प्रैक्टिस कितनी है, और एक रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट चाहिए होगा। बच्चों को जब नहीं आता, टीचर कहता नहीं व्हाट टफ आर, यू कांट डू एनीथिंग, ऐसे माहौल में बच्चा कभी नहीं सीख सकता, ठीक है। और आजकल आप नए टीचर बनोगे तो आप लोग ये सब चीजें तो भूल जाओ, कभी गलती से भी मत बोल देना, ठीक है। नहीं तो ऐसे मैं गवार प्रिंसिपल से भी मिली हुई हूँ स्कूलों के, तो इतना बच्चों को बोलते हैं कि मतलब वो तो टफर है, जीरो है, मैंने सुना है, मैंने तो भाई इसको प्रिंसिपल बनाया किसने स्कूल का, ऐसे बोलते हैं। ये लैंग्वेज है उनकी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पेरेंट्स से बात करते हुए वो बच्चों को ऐसे बोलते थे, पेरेंट्स सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। मैंने देखी है चीजें, कुछ कुछ चीजें देखे ना आप एकदम शॉक हो जाओगे कि इसको बनाया किसने है, इसको मतलब इसको बात करने का मैनर्स ही नहीं है बिल्कुल, और ये ऐसे है, तो ये चीजें भी होती है, ठीक है। तो गलत बात है, एक रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट चाहिए। और आजकल तो बहुत ही जरूरी है, आजकल के बच्चे तो बहुत सेंसिटिव है, पहले तो हमें बोल भी देते थे ना, कोई कुछ हम लाइटली लेते थे ना, पिट भी जाते तो पिट गए, अपना खेल रहे हैं, लगे हुए हैं, शरारत कर रहे हैं तो पिट रहे हैं, है ना। तो ऐसा है जाता था, हमें ऐसा कुछ नहीं था कि चलो आज नहीं होगा, मम्मी ने कुछ बोला या पापा ने डांट दिया, और डांट भी कितने, डांट तो हमारे कुछ था ही नहीं, जब तक हाथ नहीं लगाए तो सेफ ही है, डांट तो कितनी भी खा लो दिन भर में ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल के बच्चों को ऊंचा भी बोल दो तो इतने सेंसिटिव होने लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत ही सुसाइड है, उसमें भी आपका नाम लिख के चलेंगे तो फिर जेल ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्यों ऐसा करना है ना, प्यार से डील करो, जितना पढ़ ले बच्चा, ठीक है। तुम्हारे जबरदस्ती करने से या गलत बोलने से नहीं डबल सीख जाएगा, तो रेस्पेक्टफुली बिहेवियर करो, प्यार से। तो मैंने हजार बार बोला प्यार से, तो फिर भी कुछ कर लोगे, इन सब से तो आजकल कुछ होना ही नहीं है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। जो पीट दोगे तो सबसे पहले वही आएंगे तुम्हारी कंप्लेन लेके। नहीं, पहले मैम यही बोलते थे हमारे पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स कंप्लेन करने नहीं चाहते थे ना, आजकल तो जो बोल के जा रहे वही आ जाएंगे। मैम एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स को तो पता चला था कि हम पिट के आए हैं, मेरी वो हमने पढ़ाई की थी, मम्मी ने स्कूल मम्मी मुझे फाइनल में जाती थी, कुछ मार्क्स वगैरह देके ठीक है बेटा पढ़ लेना। लर्नर्स इज स्पेसिफिक टाइमली एंड रेलेवेंट फीडबैक, बच्चों को फीडबैक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेटा आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, या यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है बेटा, और अच्छा करो, है ना, फीडबैक जरूरी होता है। लर्नर्स रिफ्लेक्ट, मॉनिटर एंड एडजस्ट देयर थिंकिंग एंड रीजनिंग टू अचीव लर्निंग गोल्स, ठीक है। लर्नर रिफ्लेक्ट करता है, जो रिफ्लेक्टिव जर्नल की हम बात करते हैं, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना है कि मैंने कितना इंप्रूव किया है, ठीक है। मॉनिटर करना, एडजस्ट करना, ठीक है, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, मॉनिटर वंस ओन वर्क, अपना काम खुद असेस करना। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स करेंगे ना, बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, उसमें वो देख पाएगा कि मैं कितना कर रहा हूँ, तो ये सब बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए, ठीक है। इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ लर्निंग, व्हाट इज इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ लर्निंग? इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ लर्निंग मिल गया सबको, इसके बाद वाला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। डिस्चार्ज हो गया,
इम्प्लिसिट देखो नॉलेज ना टू टाइप, नॉलेज तो बहुत टाइप की होती है, सेकंड ईयर में जाके पढ़ोगे। यहाँ हमें दो टाइप बोला तो हम दो टाइप पढ़ेंगे। एक इम्प्लिसिट होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है। एक्सप्लिसिट जो नॉलेज होती है ना, वो लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, वहां से आप पढ़ो समझो, आप समझ सकते हो एक्सप्लिसिट को। इम्प्लिसिट क्या होता है, जैसे कोई काम है, मैं बहुत अच्छा करती हूँ, वो मुझे पता है मैं कैसे करती हूँ, ठीक है, वो मैं करती हूँ, मैंने कहीं लिखा नहीं है, नोट डाउन नहीं किया हो, पर मैं उस काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो ऐसे नॉलेज को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट नॉलेज। ठीक है, मान लो कोई ट्राइबल लोग हैं, अगर वो कुछ चीज करते हैं तो उन्होंने कहीं लिख नहीं रखा है, जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो उस काम में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी नॉलेज को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट जो सिर्फ उस करने वाले के पास ही है, वो कहीं पे नोटेड डाउन नहीं है, आप पढ़ के नहीं सीख सकते। मैम जैसे हनी निकालना होगा, हाँ, मतलब पर्टिकुलर स्किल्स है जो उनके पास है, उनके पास है, वही कर सकते हैं उस चीज को, जो मैजिक करते हैं, हर कोई मैजिक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब चीजें उनको बोलेंगे हम इम्प्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट नॉलेज मैम हिंदी में नहीं है इसे। अब एक्सप्लिसिट नॉलेज जिसके पास, उसने थ्योरी पढ़ रखी है, उसके बाद वो एक्टिविटी कर रहा है या प्रैक्टिकल कर रहा है ना, एक्सप्लिसिट नॉलेज वाले ने। पर इम्प्लिसिट नॉलेज वाले ने कहीं लिखा हुआ नहीं हो, परफॉर्म कर करके उसके अंदर जो परफेक्शन आ गई, उस काम को बहुत अच्छे से कर रहा है। एक्सप्लिसिट में तो क्या कहते हैं साइंस एक्सपेरिमेंट भी होता हाँ, वो सब आएगा, साइंस से सब लिख रखा है ना थ्योरी में, हम पढ़ के फिर एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्सप्लिसिट है। हाँ बिल्कुल, ये थ्योरी लिखी हुई है ना, इसको पढ़ के आप अपने क्लासरूम में जो भी आप एक्सपेरिमेंट लगाओगे, यहाँ से पढ़ पढ़ के जो परफॉर्म करोगे, तो एक्सप्लिसिट नॉलेज है ये जो भी आप पढ़ रहे हैं। हिंदी में नहीं है, दिखाइए तो होना चाहिए, पर है ये आपके सिलेबस में ना थोड़ा सा। और अधिगम के टाइप्स है, लर्निंग प्रोसेस है, कोई बात नहीं, आपको वो भेजा जा रहा है ना, नोट्स उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए। एक तो चलो मैं आपको एक बार बोल दूं। अच्छा, एमडीयू वाले सिलेबस में है भी नहीं, ये उसमें होगा, कुरुक्षेत्र वाले में होगा। बुक तो सेमी चल रही है ना, तो ये आप लोगों को नीडेड ही नहीं होगा, आपका एमडीयू है ना सबका, एमडीयू वालों के लिए नहीं है, एमडीयू के सिलेबस में नहीं है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये केयू के वालों का है, आपका है भी नहीं, इसमें नहीं है एमडीयू के सिलेबस में। फिर हम पढ़ सकते हैं इसे? नहीं पढ़ना, आप सिलेबस देख के पढ़ो अपने एमडीयू का। ठीक है, क्योंकि दोनों को मर्ज करा के करा रहे हैं ना, एमडीयू वाले में नहीं है, ग्रुप डायनेमिक्स में खत्म है आपका। काइंड्स ऑफ प्ले है, ग्रुप डायनेमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट पे खत्म नहीं है, एमडी वालों का नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र वालों का होगा, इसलिए इसमें इंक्लूडेड है। एमडी वालों को करना ही नहीं है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, कोई दिक्कत है ही नहीं। जो केयूके वाले हैं वो सुन लेंगे, ठीक है, बाकी आप लोगों को नहीं देंगे। मैम लेफ्ट हो गई। कट गया क्या कनेक्शन मैम से?
आवाज आ रही है आपको? ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, एमडी वालों के लिए इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट नहीं है, ठीक है, वो केयूके वालों के लिए है, कुरुक्षेत्र वालों के लिए, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सही आ रहा है, उस पे रोटेट। वहां से हो रखा है। चलो अब खत्म ही होने वाला है वैसे, ठीक है, एक थ्योरी है ये करते हैं, ठीक है, इसके बाद खत्म ही है आज की क्लास। थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, लर्निंग की पहली थ्योरी थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर वर्ड से आप क्या समझते हो? ट्राई करते रहो, गलती होगी फिर ठीक करो, फिर ट्राई करो, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, ठीक है, ट्राई करेंगे, गलती होगी, फिर ट्राई करो, फिर सीखोगे, ठीक है, फिर ट्राई करो, जब तक हो ना जाए तब तक ट्राई करते रहना है, गलतियों से सीखो, इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने डिफरेंट एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, अब उन्होंने एक हंगरी कैट थी, उसको एक केज में डाल दिया, और वो केज तभी खुलता था जब उसमें एक लिवर था छुपा हुआ, उसको प्रेस करोगे ना तो वो गेट खुलेगा, और सामने फिश रखा हुआ है, ठीक है, पजल बॉक्स के बाहर फिश रखा हुआ है प्लेट में, कैट बहुत ज्यादा हंगरी है, उसको उसमें बंद कर दिया, तो भूख के मारे वो क्या कर रही है, जंप कर रही है, इधर उधर उधर जंप कर रही है, थोड़ी देर जंप करने के बाद एक बार उसका हाथ उस लिवर पे ही पड़ गया, वो लिवर हिडन है, ठीक है, अंदर दिख नहीं रहा है, उसमें पड़ा उसका हाथ और गेट खुल गया, फिश खा ली उसने। फिर दोबारा भी एक्सपेरिमेंट किया गया, हंगरी कैट को उसमें बंद कर दिया गया, इस बार में भी उसको पता नहीं, अभी वो जंप करते करते करते, ठीक है, प्रेस हो गया, उसको खुल गया, उसको खाना मिल गया। बार बार जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो कुछ देर बाद 3 4 5 6 अटेम्प्ट के बाद क्या देखा उन्होंने, अब बिल्ली ज्यादा मेहनत नहीं करती, उसको पता है कि इसके आसपास ही कहीं कुछ तो है जिसकी वजह से गेट खुल जाता है और मुझे खाना मिल जाता है, ठीक है, तो अब उसी एरिया के अराउंड जंप करती है, फिर जल्दी हो जा रहा है, फिर लास्ट में उन्होंने देखा, उसको पता है कि लिवर कहाँ है, जाती थी प्रेस कर देती थी, गेट खुलता था, फिश खा लेती थी, तो ये लर्निंग है, उसने सीखा कि लिवर कहाँ है, उसको पहले से सिखाया गया, इसको सिखाया, उसको हमने नहीं बताया कि लिवर यहाँ पे है, तुम्हें प्रेस करना है तो खाना मिलेगा, उसने सीखा, ठीक है, ट्रायल एंड एरर, इधर दौड़ती रही उधर दौड़ती रही, ट्राई करती रही, गलत जगह पे जंप करती रही, एक टाइम ऐसा आया जब उसने सही जगह पे जंप किया, लिवर प्रेस किया, उसको खाना मिल गया, ठीक है, तो थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब इस लर्निंग को थॉर्नडाइक ने कैसे एक्सप्लेन किया है? ड्राइव, सबसे पहले तो कुछ भी जब सीखना है ना, उसकी चाहत होनी चाहिए अंदर से, ड्राइव जो होता है, ठीक है, बिना उसके वो नहीं, जब तक उसका अंदर हंगर नहीं होता ना, वो तो सो जाती, केज में डाल दो तो वो थोड़ी ट्राई करती, ड्राइव बहुत जरूरी है, आपके अंदर ना वो स्ट्रॉन्ग विल, वो चाहत, वो इच्छा होनी चाहिए सीखने की, अगर भूख था इसके अंदर, वो ड्राइव क्या थी, हंगर, अगर उसको मैं खिला पिला के केज में डालती हूँ, जाके सो जाती मस्त आराम से, वो सीखती कि लिवर कहाँ है, बिल्कुल नहीं सीखती, ड्राइव बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और उसको बढ़ावा क्या, सामने फिश पड़ी है, उसको लालच भी आ रहा था, ठीक है ना, सामने गोल होना चाहिए, ठीक है, अपने अंदर ड्राइव और सामने गोल, दो चीजें होंगी तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, गोल होना चाहिए, ठीक है, उसका क्या गोल था कि कैसे भी अगर एक खुल गया तो मुझे सामने खाना पड़ा है, ठीक है, मैं निकल पाऊं तो मुझे खाना मिल जाएगा। ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक, परेशानियां क्या है, उसको केज में बंद कर दिया गया है, ठीक है, तो वो कोशिश ज्यादा करेगा, ठीक है, मतलब अपने लर्नर को थोड़ा सा उसमें रखो, डिसिप्लिन में, फाउंडेशन में, ठीक है, वो चीजें दिखा रहे। रैंडम मूवमेंट हो रहा था उसका, और सडनली फिर एक बार थोड़ी बहुत देर बाद जाके वो सीखेगी एग्जैक्ट मूवमेंट मेरा क्या होना चाहिए, पहले रैंडम मूवमेंट थे। चांस सक्सेस क्या होता है, इधर हाथ मारते मारते सडनली वो कर देना, चांस सक्सेस। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, धीरे धीरे, पहले तो चांस सक्सेस था, सडनली कहीं हाथ लगा और खुल गया, उसके बाद क्या हुआ, सिलेक्टेड हुआ, अब उसको पता चल गया कि यही प्रेस करने से मेरा लिवर खुलता है, तो वो डायरेक्टली वहीं पे प्रेस करने लग गई, ठीक है, उसका फिक्सेशन मतलब सिर्फ राइट रेस्पॉन्स को सिलेक्ट कर लेना, रॉन्ग रेस्पॉन्सेस को एलिमिनेट कर देना, तो ट्रायल एंड एरर में लर्नर वही सीखता है, ठीक है, 10 बार सीखेगा, मैथ्स कर रहा है सपोज, पहली बार गलत किया स्टेप, दूसरी बार दूसरा स्टेप जाके उसका गलत हो गया,
फाइनली जब वो सही करेगा ना तो रॉन्ग स्टेप जो पहले किए थे उनको एलिमिनेट कर दो, आप भूल जाओ। ये सही तरीका है जो तुमने फाइनली किया है, ठीक है। राइट रेस्पॉन्स को चूज करना, रॉन्ग रेस्पॉन्सेस को एलिमिनेट कर देना। ट्रायल एंड एरर, बार बार करते करते एक टाइम में जाके आप सही कर लोगे। तब क्या करना है, तब दिमाग से रॉन्ग रेस्पॉन्स जो गलत हो रहे थे उनको एलिमिनेट करो और राइट जो है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। फिक्सेशन, राइट वाले को फिक्स कर लो अपने दिमाग में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी, ठीक है। अब इस थॉर्नडाइक थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ऑल लर्निंग इज अ मैटर ऑफ बॉन्ड कनेक्शन, ठीक है। बॉन्ड कनेक्शन मतलब कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस होता है एक्शन, रेस्पॉन्स होता है रिएक्शन, ठीक है। हर एक एक्शन के लिए रिएक्शन, मान लो अगर मुझे लर्नर से कुछ रेस्पॉन्स निकलवाना है, कुछ रिएक्शन निकलवाना है, तो मुझे तो सामने से कुछ उसको स्टिमुलस देना पड़ेगा, कुछ लालच देना पड़ेगा, कुछ एक्शन करना पड़ेगा, तो ही मैं लर्नर का रिएक्शन निकाल सकती हूँ, ठीक है। द स्टिमुलस फॉर लर्निंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ मोटिव। आप बच्चे को सिखाना है, लर्निंग करानी है, तो उसके लिए स्टिमुलस कैसा होगा? सामने से जो तुम लालच दिखाओगे, उसको स्टिमुलस दोगे, वो कैसा होगा? मोटिव। एक उसको उद्देश्य बताओ कि आज ये जो हम पढ़ रहे हैं कल कहाँ काम आने वाला है, मोटिव उद्देश्य क्या है। और नीड, पढ़ रहे हो जो इसकी जरूरत क्या है, कहाँ काम आएगा, ठीक है। और अ ड्राइव, और नेचुरल ड्राइव, ठीक है। जो नेचुरल ड्राइव जो बच्चे के अंदर जो इच्छाएं हैं या उसकी चाहत है ये करने की वो करने की, उसके साथ कनेक्ट करें अगर हम अपनी लर्निंग को, तो लर्नर जल्दी सीखता है, ठीक है। द स्टिमुलस मोटिवेट्स द इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ बिहेवियर। सामने स्टिमुलस रहेगा, फिश के लिए स्टिमुलस क्या था? पेट भर का खाना, फिश बाहर, तो स्टिमुलस रहेगा तो लर्नर मोटिवेट होगा अपने बिहेवियर को, ठीक है, या उसको लर्निंग को परफॉर्म करने के लिए। प्रोसेस ऑफ लर्निंग जब चल रही हो ना, इंडिविजुअल मेक अ नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेड अटेम्प्ट्स। लर्नर क्या करता है? टुकड़ों में सीखने की कोशिश करता है, जो रॉन्ग रिस्पॉन्सेस है हमारे, कोशिश करता रहता है। सब रिस्पॉन्सेस में नॉट बी सक्सेसफुल, हो सकता है कुछ आंसर बच्चे के गलत हो और कुछ सही भी हो सकते हैं, ठीक है। और गलत रिस्पॉन्सेस को एलिमिनेट करना है, राइट रिस्पॉन्सेस को चूज करना है। प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ अनसैटिस्फैक्टरी, अनसक्सेसफुल एंड इररिलेवेंट रिस्पॉन्सेस टेक प्लेस। जो भी गलत था उसको एलिमिनेट, ठीक है, और राइट वाले को एक्सेप्ट, फिक्स। फाइनल रेस्पॉन्स, जिससे आपका गोल अचीव हुआ है उसको आप फिक्स कर लो, ठीक है। ये बताया गया है। इसमें प्राइमरी लॉस क्या क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, लर्नर तभी सीखता है जब वो सीखने के लिए रेडी हो। अब मान लो बारिश हो रही है, बच्चों को पढ़ने का मूड नहीं, जब तू क्लास में गई, बच्चे शोर कर रहे हैं, बारिश देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपस में तो बोले तुम गई और पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चा रेडी ही नहीं है, आपकी क्लास रेडी ही नहीं है, तो क्या सीख जाएगा वो? तो आप कोई ऐसी पोएम पढ़ा दो, कुछ ऐसा पोएम से जो बारिश से रिलेटेड हो, बच्चों को मजा भी आए, फिर थोड़ी देर बाद अपना टॉपिक पढ़ा लेना, थोड़ी बातें कर लो उनसे, थोड़ा रेडी कर लो उनको, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितना एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। कैट ने बहुत एक्सरसाइज की, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस की, तब जाके उसको लिवर मिला था। लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट, कैसा इफेक्ट आ रहा है, जैसे सीख रहे हैं ना, इफेक्ट सेटिस्फैक्टरी आएगा तो बच्चे को अच्छा लगता है, जो कर पाएगा, तो इसलिए इजी टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हैं हम हमेशा, पहले इजी चीजें पढ़ाते हैं, प्रीवियस क्लास को रिवाइज कराते हैं कि बच्चा जैसे आंसर कर पाएगा ना तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। उसके बाद लॉ एंड मास्टरी, ठीक है। लॉ ऑफ मास्टरी होता है, फाइनली धीरे धीरे आप छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ाते हो, समझाते हो, बाद में बच्चा इतना ट्रेंड हो जाता है, लर्नर इतना ट्रेंड हो जाता है कि वो मास्टरी कर लेता है उस टॉपिक पे, ठीक है। पहले मान लो छोटे छोटे बच्चों को वर्ड लिखना सिखाते हैं, एबीसीडी लिखना सिखाते हैं, पहले सीख रहे होते हैं, फिर बाद में मास्टर हो जाते हैं, फिर फटाफट लिख लेते हैं, कर्सिव भी लिखना सीख जाते हैं, ठीक है ना, मास्टरी कर लेते हैं। सेकेंडरी लॉज में क्या क्या आएगा? लॉ ऑफ गेसिंग टाइम, ठीक है। लॉ ऑफ गेसिंग टाइम मतलब स्कैट के एग्जांपल में देखें तो कितना टाइम लग रहा है उस चीज को करने में, ठीक है, टाइम गेस करना। लॉ ऑफ चेंज ऑफ रिलेशनशिप, चीजों के बीच में रिलेशनशिप कैसे बदल रहा है, ठीक है, वो लॉ। लॉ ऑफ मल्टीपल आंसर्स, एक क्वेश्चन के तुम बहुत सारे आंसर दोगे तो हो सकता है एक सही हो। लॉ ऑफ कंट्रोल ऑफ एटीट्यूड्स, लर्नर का जो एटीट्यूड है, ठीक है, उसको कंट्रोल करके पॉजिटिव डायरेक्शन में मोल्ड करना। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ठीक है, पार्शियल एक्टिविटी में आपको जो एक्टिविटी है, ठीक है, पार्शियल तो आपको करना ही पड़ेगा, पार्शियल पोर्शन है वो लर्नर के पार्ट में रहेगा, बाकी टीचर के उसमें, तो आपको वो चीज करनी है। थॉर्नडाइक प्रोपगेटेड मेनी लॉस, ठीक है, लर्निंग के बारे में जो उन्होंने बताया, ट्रायल, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस एक्सप्लेन कर दिया आपको, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, द लॉ ऑफ यूज, ठीक है। लॉ ऑफ यूज मतलब जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा उसके मन में वो चीज परमानेंट होती जाएगी।
जैसे कुछ चीज हम पढ़ा रहे हैं, जितनी बार रिपीट करेंगे, बताएंगे, रिवीजन करेंगे, उतना पक्का होता जाएगा बच्चे के लिए, ठीक है, जितना यूज करोगे। द लॉ ऑफ डिसयूज, वैसे ही जो चीज यूज नहीं करोगे वो नहीं बच्चे के दिमाग से हट जाएगी। जैसे एक बार मैंने पढ़ाया और मैं बिल्कुल सेशन एंड में जाकर रिवाइज कर दूं तो क्या बच्चे को याद रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ और लॉ दिए, थर्ड डायगोनल लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस और वैरिड रिएक्शंस। प्रॉब्लम, ठीक है, जब एक लर्नर फेस करता है तो नंबर ऑफ आइडियाज लेके आता है उसको सॉल्व करने के लिए। जरूरी नहीं ना हर आइडिया से सॉल्व हो जाए, कुछ उसके रॉन्ग रेस्पॉन्सेज होंगे, कुछ राइट रेस्पॉन्सेज होंगे, ठीक है। तो ये चीज होगी। लॉ ऑफ सेट एंड एटीट्यूड, ठीक है, लर्निंग और बेस्ड ऑन एटीट्यूड एंड रेडीनेस, लर्नर के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसके रेडीनेस पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी मतलब रिजेम्बलेंस देखते हैं ना, एनालॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अर्लियर एक्सपीरियंस में मान लो अर्लियर भी कुछ ऐसा टॉपिक उसके पास आया था, उसने सॉल्यूशन दिया था, और अब ये टॉपिक आया है तो सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, तो रिलेट करना चीजों को, एनालॉजी, ठीक है, तो वो करते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग, एक स्टिमुली, ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन से रिलेट होता है, तो ये कहीं और भी तो रिलेट हो सकता है, मतलब हो सकता है एक सॉल्यूशन दूसरे भी केस में आप इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है, तो एसोसिएट शिफ्टिंग। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? थॉर्नडाइक थ्योरी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो बताया, प्रैक्टिस करानी है बच्चे को, लॉ ऑफ रेडीनेस बता रहे हैं, क्यों? आपका लर्नर रेडी करो, पहले अपने लर्नर को रेडी करो। इसलिए बोलते हैं जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जाते हो ना, उसको डायरेक्ट मत बताया करो कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाओ, उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराओ, ठीक है, ओरल जो करा सकते हो, ब्लैक बोर्ड पे जो करा सकते हो, ऐसा कुछ कराओ ताकि बच्चा पहले ही इन्वॉल्व हो जाए, इंटरेस्टेड हो जाए उस चीज के लिए। जैसे नाउन पढ़ाना है तो कहते हैं बहुत सिंपल तरीके आगे, आप क्लास में जाके उनको बोलो कि क्लासरूम में चारों तरफ जो चीजें दिख रही है सबका मुझे नाम बता दो, बोर्ड पे लिखते जाओ, ठीक है ना। बाद में हम उनको बोलोगे जो सब चीजें आपने बताई ना, ऑल आर नाउन, ठीक है ना, ऐसे आप कर सकते हो। लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, ये सब जो लॉज पढ़ाए गए हैं आपको, इससे क्या होगा, इससे आप अपने क्लासरूम में अपने लर्नर पे इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और ट्रायल एंड एरर थ्योरी से बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरीज वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थॉर्नडाइक एंड स्किनर, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, 100% वाले क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। Next Thank you, theory ma'am. we will do in next Thank you, class. ma'am. Thank you, ma'am. अच्छा।
Am I audible, students? Good evening, ma'am. Good evening. Am I audible? Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. इतनी सारी हो गई है ना। आपने जामिया से कुछ किया था ना कोर्स वगैरह? पोस्ट आप बोलिए So we are doing paper 1, ठीक है, knowledge and curriculum. इसमें लास्ट में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन किया था. आई होप सबको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम. ठीक है, किस बेस पे करिकुलम बनाया जाता है. आ गया सबको समझ में?
मैम आपकी पिक्चर Yes, क्या ma'am. अभी कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, आ जाएगी थोड़ी देर में। बी रेडी विथ योर बुक्स। ओके मैम। मैम आज यूनिट थर्ड पढ़ाओगे क्या? करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं देख लेती हूँ एक बार, ठीक है। अगर कोई टॉपिक नहीं होगा तो हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। Recording to stop.